अगर आप एक कंप्लेनेंट हो या आपके पति जैसे आपको कभी मारते हैं, पीटते हैं, टॉर्चर करते हैं, ताने मारते हैं, आपको हो रही है बहुत दिक्कत, अब आपके बच्चे भी हो चुके हैं, ना छोड़ सकते हो ना साथ में रह सकते हो, परेशानी ज़्यादा है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई लेडी कमा के लाती है और वो जो हस्बैंड है वो शराब पीने लग गया इतनी ज़्यादा और मेरे से पैसे चुरा लेता है, मेरे गहने बेच देता है, बर्तन बेच देता है, बहुत ख़राब कंडीशन हो रही है। तो उस सिचुएशन में अलग तो होना है, और वो कैसे होना है, क्योंकि अगर साथ में रहे तो मेरे बच्चों का फ्यूचर सब खराब हो रहा है। अब अगर आपने ऐसा डिसीजन ले लिया है और आपके हस्बैंड आपके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रूएलिटी कर रहे हैं, परेशान हो चुके हो, कुछ और रास्ता नहीं है, तो आपको सबसे पहले जो चीज़ होती है वो एक कंप्लेंट देनी पड़ती है पुलिस स्टेशन में। अब पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किस टाइप की जाती है, क्या क्या चीज़ें होती है उसके अंदर, या आप कैसे आपको करना चाहिए, जो भी चीज़ हुई है उसको एकदम सही सही विदाउट मॉडिफिकेशन के वैसे ही तारीखों के हिसाब से उसको लिखकर आप थाने में दे दीजिए। तो उस कंप्लेंट को भेजेंगे पहले क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल, आप CAW सेल बोलते हैं उसको, महिला थाना भी बोल सकते हो आप। तो उस पुलिस स्टेशन के अंदर कभी आपकी जो कंप्लेंट है वो आ गई तो उसका उसके ऊपर कैसे प्रोसीजर चलता है, सबसे पहली चीज़ क्या रहती है, सबसे पहली चीज़ होती है उस पर एक इंक्वायरी ऑफिसर असाइन होता है। वो इंक्वायरी ऑफिसर आपको एक डेट देता है, आपके हस्बैंड को एक डेट देता है, उस डेट पे ही आप दोनों को बुलाते हैं, साथ में बिठाते हैं, बात करते हैं, आपका साथ में रहने का बन सकता है या नहीं बन सकता है, अगर नहीं रहना साथ में तो किसको क्या चीज़ चाहिए। हस्बैंड कहता है मुझे बच्चा चाहिए, वाइफ कहती है मुझे पैसे चाहिए, बच्चे चाहिए, तो इस चीज़ के बीच में आग लाकर कि थोड़े आप पैसे रखो और बच्चों को विजिटेशन राइट्स दो, या कैसे, जो इंक्वायरी ऑफिसर का एक काम होता है दोनों की एक अच्छे तरीके से काउंसलिंग कराना। 3 से 4 काउंसलिंग, 3 से 4 6 महीने मैक्स टू मैक्स, अगर कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है। उसके बाद आपकी उस कंप्लेंट को लोकल थाने में भेजेंगे जहां पर आपके खिलाफ FIR, मतलब अगर आप एक्यूज्ड है तो FIR होगी, और FIR के बाद असाइन होगा एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। और अगर आप कंप्लेनेंट हो और आपका दहेज का सामान, स्त्री धन आपके हस्बैंड के पास है, तो इसी CAW के अंदर भी आप एप्लीकेशन दे सकते हो कि भाई हमारा सामान है यहाँ पर, आप ये वाला सामान हमारे को दिलवा दीजिए। नहीं मिलता तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब आपका असाइन होगा तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के को भी आप एप्लीकेशन दे सकते हो कि भाई मेरा सामान दिला दो। अगर इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ऑफिसर ने कोई एक्शन नहीं लिया, अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो सेक्शन 91 CRPC कोर्ट में भी एप्लीकेशन लगा सकते हो आप। अब एक एप्लीकेशन फाइल करने के बाद आपका सामान आपको मिल जाता है। अब इसके बाद FIR हो गई। FIR होने के बाद अब FIR से पहले कुछ चीज़ ऐसी आती है कि काफ़ी सारे लोग ऐसी गलती कर देते हैं कि मैंने अपनी जो कंप्लेंट है उसको डिटेल में नहीं लिखा, बस एक पेज की छोटी सी वेग एप्लीकेशन लिख के दे दी कि भाई मेरे को मारता है, पीटता है, खाने को नहीं देता, ये वो, बस क्या दिस इज़ सफिशिएंट और नॉट। तो उसके अलावा भी एक ऑप्शन रहता है जिसके अंदर आप अपनी जो स्टेटमेंट है उसको थोड़ा सा आगे मतलब इम्प्रूव कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। लेकिन ये चीज़ आपने गलत करी है, उसकी एक अच्छी एडवाइस आपके एडवोकेट ही आपको देते हैं। अब आपकी कंप्लेंट पे FIR हो जाती है। FIR के बाद एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एक टाइम पीरियड लेता है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करता है, फाइनल चार्जशीट कोर्ट के अंदर फाइल होगी, जज साहब उस पर कॉग्निजेंस लेंगे। कॉग्निजेंस लेने के बाद आपको सम्मन्स थ्रू इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रिसीव होगी। अब अगर आप एक्यूज हो तो, लेकिन कंप्लेनेंट को नहीं पता होता कि उसकी चार्जशीट फाइल हो गई है, काफ़ी बार नहीं बताया जाता उसको। जैसे ही कंप्लेनेंट को पता चलता है चार्जशीट फाइल हुई है, चार्जशीट की सर्टिफाइड निकलवाते हैं, इन्वेस्टिगेशन में कोई कमी नजर आती है तो उसके लिए कंप्लेनेंट ही, सिर्फ एक्यूज नहीं, सिर्फ कंप्लेनेंट ही प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर सकता है। इफ शी और ही
जो भी कंप्लेनेंट होगा, अगर वैसे वाइफ फाइल करती है तो वाइफ रहेगी, तो वाइफ अगर इन्वेस्टिगेशन से सेटिस्फाई नहीं है तो दोबारा री इन्वेस्टिगेशन या फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भी प्रोटेस्ट पिटीशन एक फाइल कर सकती है। अब आपकी प्रोटेस्ट पिटीशन के अंदर एक्यूज्ड का रोल नहीं रहेगा, आपकी प्रोटेस्ट पिटीशन पे पीपी का रोल रहता है। पीपी मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपकी साइड से होगा, लेकिन जब आप प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करते हैं कंप्लेनेंट, तो वो साइड उसके अपोजिट हो जाती है। तब आप आर्ग्यू कर रहे होते हो और प्रोसिक्यूशन को ये बोल रहे होते हो कि आपने इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं करी, आपको इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें करनी चाहिए थी जो आपने नहीं करी, अभी करिए आप। तो मैजिस्ट्रेट उस पर कॉग्निजेंस लेते कि हाँ भाई कंप्लेनेंट सही बोल रही है, शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड, तो उसके लिए दोबारा 173(8) में ऑर्डर होते हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल होगी। अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट में किसी भी एक्यूज पे कोई भी एलिगेशन अगर नजर आता है तो ऐसा नहीं है कि वो बचा हुआ है, उस समय भी अरेस्ट कर सकती है पुलिस। अब एक कंप्लेनेंट जो है वो ये चाहती है कि या तो इनको सजा मिले या मेरी सेटलमेंट हो जाए, दो ही चीज़ें। अब अगर आप सेटलमेंट चाहते हो तो सेटलमेंट की प्रोसीडिंग्स आपकी CAW से स्टार्ट होगी और उसके बाद कोर्ट में आएगी। कोर्ट के अंदर से आप मीडिएशन भी रेफर करवा सकते हो, वहाँ भी आप सेटलमेंट कर सकते हो। प्लस अगर आप सेटलमेंट नहीं होती है आपकी अपोजिट पार्टी और आप नहीं करना चाहते हो सजा हो, और आपके पास सारे एविडेंस है, आपके पास MLC है जब वो मारता पीटता था, हॉस्पिटल के बिल है, फोटोग्राफ है, एविडेंस में आपके पब्लिक विटनेस है, चाचा मामा फूफा, इन सब के अलावा भी कुछ लोग होते हैं जो आस पड़ोस में रहते हैं। कभी कभी कोई स्कूल का हेडमास्टर होता है, उसको पता होता है कि भाई हम यहाँ से जाते हैं तो इसको बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है। काफ़ी सारे एविडेंस ऐसे होते हैं, CCTV फुटेज होती है। तो ये सारे के सारे एविडेंस अगर आप दिखाते हो कोर्ट को तो सजा हो सकती है। तो उस सिचुएशन में कितना टाइम लगता है, क्या प्रोसीजर रहता है, तो उसका यही है कि आपकी चार्जशीट फाइल हुई है, चार्जशीट फाइल होने के बाद वो बेल लेंगे, आप प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करोगे, कोई जो एविडेंस आपके पास है वो सारे ऑन रिकॉर्ड लेकर आओगे, सब चीज़ों पे इन्वेस्टिगेशन करवाओगे। जब आपकी कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी और आप सेटिस्फाई होगे तो उसके बाद आता है प्रोसिक्यूशन एविडेंस, जिसके अंदर सबसे पहले कंप्लेनेंट का एविडेंस रिकॉर्ड होता है। कंप्लेनेंट अपनी गवाही देती है और एक्यूज्ड के वकील, एक्यूज्ड वहाँ खड़े होते हैं और कंप्लेनेंट जो विटनेस होगी, पब्लिक विटनेस, उससे सवाल पूछते हैं। अब ऐसे ही सारे जो पब्लिक विटनेस रहेंगे सबका एविडेंस होता है। उसके बाद आता है डिफेंस एविडेंस। अब डिफेंस एविडेंस में हमारा सेम प्रोसीजर रहता है, और जब डिफेंस एविडेंस और प्रोसिक्यूशन एविडेंस दोनों हो जाते हैं तो उसके बाद मैटर जाता है फाइनल आर्ग्यूमेंट की स्टेज पे कि ऐसे क्या क्या पॉइंट है, क्या क्या बेनिफिट है जो एक्यूज लेगा, वो अपने दिखाएगा। आपको अपना बताना होता है कि दिस सॉलिड एविडेंस इज अ CCTV फुटेज, मैंने नहीं ली, पुलिस ने CCTV का DVR फलानी जगह से सीज करा, FSL में भेजा, रिपोर्ट ये रही जिसके अंदर ये लोग मुझे मारते हुए नजर आ रहे हैं। तो हर एक एविडेंस की एक वैल्यू होती है। तो उस एविडेंस, जैसे अगर आप कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी एविडेंस दिखाते हो, मान लीजिए आपने कोई स्क्रीनशॉट का चैट लगा दी, मतलब व्हाट्सएप की स्क्रीनशॉट चैट लगा दी, उसके साथ आपको 65B का एफिडेविट देना है, हो सकता है आप बनाकर लेकर आए हो, और अगर आपके पास ओरिजिनल मोबाइल है तो आप कोर्ट को दिखा भी सकते हो, एग्जिबिट करा सकते हो, मार्क नहीं होगा। अब एविडेंस के टाइम पे भी मार्क और एग्जिबिट का एक अलग रोल रहता है। जो चीज़ ओरिजिनल होगी वो हमेशा एग्जिबिट होती है, जो चीज़ फोटोकॉपी होगी वो हमेशा मार्क होती है। तो ये प्रोसीजर रहता है कि अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड के खिलाफ एक दहेज का मुकदमा रजिस्टर कराती है किसी थाने के अंदर, तो ये बड़ा सा एक प्रोसीजर है जो लगभग 20 से 25 हेयरिंग के अंदर ख़त्म हो जाता है। मगर वो 20 से 25 हेयरिंग कब होती है? एक साल में 2 से 3, मैक्स टू मैक्स 4 हेयरिंग अगर आपकी हो गई तो उस हिसाब से मान के चलिए आपका केस कितना आगे जा सकता है। थैंक यू।